चैप्टर 27। कोराक ने अपने विशाल रक्षक को रोकने के लिए चिल्लाकर आदेश दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मीरीम अपने तेज, छोटे पैरों में जितनी तेजी थी, उतनी तेजी से सीमावर्ती पेड़ों की ओर दौड़ी, लेकिन टेंटोर अपने विशाल शरीर के बावजूद एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह तेजी से उस पर टूट पड़ा। कोराक उस जगह पर लेटा था जहां वह पूरी भयावह त्रासदी देख सकता था। उसके शरीर पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। मीरीम शायद पेड़ों तक पहुंच जाती, इससे पहले कि टेंटोर उसे पकड़ लेता, लेकिन उसकी चपलता भी उसे उस बेरहम तने की पहुंच से बाहर नहीं ले जा पाती। उसे घसीटकर नीचे फेंक दिया जाता। कोराक पूरे भयावह दृश्य की कल्पना कर सकता था। फिर टेंटोर उसका पीछा करता, उस कमजोर छोटे शरीर को अपने बेरहम दांतों से घायल कर देता, या उसे अपने भारी पैरों के नीचे कुचलकर एक ऐसे ढेर में बदल देता जिसे पहचाना नहीं जा सकता। वह अब लगभग उसके पास ही था। कोराक अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सका। उसका गला सूख गया था और सूख गया था। अपने जंगली जीवन में उसने कभी भी इस तरह के भयावह आतंक का सामना नहीं किया था। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि आतंक का क्या मतलब होता है। एक दर्जन और कदम और वह जानवर उसे पकड़ लेगा। वह क्या था? कोराक की आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकल गईं। एक अजीब आकृति उस पेड़ से छलांग लगा चुकी थी जिसकी छाया में मीरीम पहले ही पहुंच चुकी थी। लड़की को पीछे छोड़कर सीधे आक्रमणकारी हाथी के रास्ते में आ गई। यह एक नंगा सफेद दानव था। उसके कंधे पर रस्सी का एक कुंडल फंसा हुआ था। उसकी रस्सी के बंधन में एक शिकार करने वाला चाकू था, अन्यथा वह निहत्था था। नंगे हाथों से उसने पागल टेंटोर का सामना किया। अजनबी के होठों से एक तीखी आज्ञा निकली। विशाल जानवर अपने रास्ते में रुक गया और मीरीम खुद को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पर ऊपर की ओर झूल गई। कोराक ने राहत की सांस ली जो आश्चर्य से मिश्रित नहीं थी। उसने अपनी आंखें मीरीम के उद्धारकर्ता के चेहरे पर गड़ा दी और जैसे जैसे उसकी समझ में धीरे धीरे पहचान आने लगी, वे अविश्वास और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। टेंटोर अभी भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए विशालकाय सफेद आदमी के सामने इधर उधर झूलता हुआ खड़ा था। फिर वह सीधे उठे हुए तने के नीचे चला गया और आज्ञा का एक धीमा शब्द बोला। विशाल जानवर ने अपनी बड़बड़ाहट बंद कर दी। उसकी आंखों से क्रूर रोशनी गायब हो गई और जैसे ही अजनबी कोराक की ओर बढ़ा, टेंटोर उसके पीछे पीछे चुपचाप चलता रहा। मीरीम भी देख रही थी और हैरान थी। अचानक वह आदमी उसकी ओर मुड़ा, मानो कुछ पल भूलने के बाद उसे अपनी उपस्थिति याद आ गई हो। आओ मीरीम, उसने पुकारा और फिर उसने चौंककर उसे पहचान लिया। बवाना। लड़की जल्दी से पेड़ से उतरी और उसके पास भागी। टेंटोर ने सफेद दानव की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन चेतावनी भरे शब्द सुनकर मीरीम को पास आने दिया। दोनों साथ साथ उस जगह चले गए जहां कोराक लेटा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं और क्षमा के लिए एक दयनीय अपील से भरी हुई थी, और शायद उस चमत्कार के लिए एक प्रसन्न आभार जिसने इन दोनों को उसके पास ला दिया था। जैक, श्वेत दानव ने वानर पुरुष के पास घुटने टेकते हुए चिल्लाया। पिताजी। हत्यारे के होठों से घुटन भरी आवाज निकली। भगवान का शुक्र है कि वह आप थे। पूरे जंगल में कोई और टेंटोर को नहीं रोक सकता था। जल्दी से उस आदमी ने कोराक को जकड़ने वाली रस्सियां तोड़ दी, और जब युवक उछलकर खड़ा हुआ और अपने पिता को अपनी बाहों में भर लिया, तो वृद्ध आदमी मीरीम की ओर मुड़ा। मैंने सोचा, उन्होंने सख्ती से कहा, कि मैंने तुम्हें खेत पर वापस जाने के लिए कहा था। कोराक उन्हें आश्चर्य से देख रहा था। उसके दिल में लड़की को अपनी बाहों में लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन कुछ ही समय में उसे दूसरे की याद आ गई, वह सुंदर युवा अंग्रेज सज्जन, और यह कि वह एक जंगली असभ्य बंदर आदमी था। मीरीम ने बवाना की आंखों में याचना भरी नजरों से देखा। आपने मुझसे कहा था, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, कि मेरा स्थान उस आदमी के पास है जिसे मैं प्यार करती हूँ, और उसने अपनी आंखें कोराक की ओर घुमाईं जो उस अद्भुत प्रकाश से भरी हुई थी जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने अभी तक उनमें नहीं देखा था और कोई अन्य कभी नहीं देख पाएगा। हत्यारा अपनी बाहें फैलाए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अचानक वह उसके सामने घुटने के बल बैठ गया
और उसके हाथ को अपने होठों तक ले जाकर उसे इतने आदर से चूमा जितना कि वह अपने देश की रानी के हाथ को भी नहीं चूम सकता था। टेंटोर की गड़गड़ाहट ने तीनों को, जो सभी जंगल में पले बड़े थे, तुरंत सचेत कर दिया। टेंटोर उनके पीछे के पेड़ों की ओर देख रहा था, और जैसे ही उनकी आंखें उसकी निगाहों का अनुसरण कर रही थीं, एक बड़े वानर का सिर और कंधे पत्तियों के बीच दिखाई दिए। एक पल के लिए उस प्राणी ने उन्हें देखा, और फिर उसके गले से पहचान और खुशी की एक तेज चीख निकली, और एक पल बाद वह जानवर जमीन पर कूद गया। उसके पीछे उसके जैसे कई बैल थे, और वह उनकी ओर लड़खड़ाते हुए, मानव की आदिम भाषा में चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। टार्जन वापस आ गया है। टार्जन, जंगल का राजा। वह अकुत था, और उसने तुरंत तीनों के इर्द गिर्द उछलना कूदना शुरू कर दिया, भयानक चीखें और मुंह से ऐसी बातें निकाली जो किसी भी अन्य मनुष्य के लिए सबसे भयंकर क्रोध का संकेत हो सकती थी। लेकिन इन तीनों को पता था कि वानरों का राजा उनसे भी महान राजा को श्रद्धांजलि दे रहा था। उसके पीछे उसके झबरा बैल उछल रहे थे, एक दूसरे से होड़ कर रहे थे कि कौन सबसे ऊंचा उछल सकता है और कौन सबसे अजीब आवाज निकाल सकता है। कोराक ने स्नेहपूर्वक अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, टार्जन तो एक ही है, दूसरा कभी नहीं हो सकता। 2 दिन बाद तीनों मैदान के किनारे पेड़ों से उतरे, जहां से वे बंगले और रसोई घर की चिमनियों से धुआं उठते देख सकते थे। वानरों के टार्जन ने पेड़ से अपने सभ्य कपड़े वापस पा लिए थे, जहां उसने उन्हें छिपाया था, और चून की कोराक ने अपनी मां के सामने उस जंगली आधे वस्त्र में जाने से इनकार कर दिया था जिसे उसने इतने लंबे समय तक पहना था, और चून की मेरीम उसे छोड़कर नहीं जा रही थी, इस डर से, जैसा कि उसने बताया, कि वह अपना मन बदल लेगा और फिर से जंगल में भाग जाएगा। पिता घोड़ों और कपड़ों के लिए बंगले की ओर आगे बढ़ गए। मेरी प्रियतमा ने उसे गेट पर देखा, उसकी आंखें प्रश्न और दुख से भरी थीं, क्योंकि उसने देखा कि मेरीम उसके साथ नहीं थी। वो कहाँ है? उसने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। मुवीरी ने मुझे बताया कि उसने आपके निर्देशों का उल्लंघन किया और आपके जाने के बाद जंगल में भाग गई। ओह, जॉन, मैं भी उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और लेडी ग्रास्टॉक टूट गई और रोने लगी। उसने अपना सिर उस चौड़े सीने पर टिका दिया जहां पहले भी कई बार उसे अपने जीवन की बड़ी त्रासदियों में सांत्वना मिली थी। लॉर्ड ग्रास्टॉक ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं और खुशी की रोशनी से भरी हुई थीं। क्या बात है, जॉन? वह चिल्लाए, तुम्हारे पास अच्छी खबर है, मुझे इसके लिए इंतजार मत करवाओ। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता हूं कि आप हम दोनों के लिए अब तक आई सबसे अच्छी खबर सुनने के लिए तैयार हैं। खुशी कभी नहीं मारती, वह रो पड़ी। तुमने उसे पा लिया है। वह असंभव की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। हाँ, जेन, उसने कहा, और उसकी आवाज़ भावना से भारी हो गई थी। मैंने उसे पा लिया है, और उसे। वह कहाँ है? वे कहाँ हैं? उसने पूछा। जंगल के किनारे पर। वह अपनी जंगली तेंदुए की खाल और नग्नता में तुम्हारे पास नहीं आएगा। उसने मुझे सभ्य कपड़े लाने के लिए भेजा है। उसने खुशी में अपने हाथ ताली बजाई और बंगले की ओर भागी। रुको, वह अपने कंधे पर चिल्लाई। मेरे पास उसके सारे छोटे छोटे सूट हैं, मैंने उन सभी को बचाकर रखा है। मैं तुम्हारे लिए एक लाऊंगी। टार्जन ने हंसते हुए उसे रुकने के लिए कहा। इस जगह पर केवल वही कपड़े हैं जो उससे फिट होंगे। उन्होंने कहा, मेरे हैं, अगर वे उसके लिए बहुत छोटे नहीं हैं, तो आपका छोटा लड़का बड़ा हो गया है, जेन। वो भी हंसी, उसे लगा कि वह हर चीज पर या किसी भी चीज पर हंस रही है। दुनिया में फिर से प्यार, खुशी और आनंद छा गया। वह दुनिया जो इतने सालों से उसके महान दुख की उदासी में डूबी हुई थी। उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए वो उस दुखद संदेश को भूल गई जो मेरीम का इंतजार कर रहा था। उसने टार्जन को आवाज दी जब वह चला गया था, ताकि वह उसे तैयार कर सके, लेकिन उसने सुना नहीं और बिना ये जाने कि वो घटना क्या थी जिसके बारे में उसकी पत्नी ने बात की थी, आगे बढ़ गया। और इस तरह 1 घंटे बाद कोराक द किलर अपनी माँ के घर पहुंचा। वह माँ जिसकी छवि उसके बचपन के दिल में कभी फीकी नहीं पड़ी थी, और उसने उसकी बाहों और आंखों में वह प्यार और क्षमा पाई जिसकी वह याचना करता था। और फिर माँ मेरीम की ओर मुड़ी,
उसकी आंखों से दयापूर्ण दुख की अभिव्यक्ति ने खुशी को मिटा दिया। मेरी छोटी बच्ची, उसने कहा, हमारी खुशी के बीच एक बड़ा दुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मिस्टर बेंस अपने घाव से बच नहीं पाए। मेरीम की आंखों में दुख की अभिव्यक्ति केवल वही व्यक्त करती थी जो वह ईमानदारी से महसूस करती थी, लेकिन यह अपने सबसे प्रियतम से वंचित एक महिला का दुख नहीं था। मुझे खेद है, उसने बहुत सरलता से कहा। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया होता, लेकिन मरने से पहले उसने बहुत प्रायश्चित किया। एक बार मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पहले तो ये सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण था जो मेरे लिए नया था, फिर यह एक बहादुर व्यक्ति के प्रति सम्मान था जिसके पास पाप स्वीकार करने का नैतिक साहस था और अपने द्वारा किए गए गलत काम को सही करने के लिए मृत्यु का सामना करने का शारीरिक साहस था। लेकिन ये प्यार नहीं था। मुझे तब तक नहीं पता था कि प्यार क्या होता है जब तक मुझे पता नहीं चला कि कोराक जीवित है, और वह मुस्कुराते हुए हत्यारे की ओर मुड़ी। लेडी ग्रास्टोक ने जल्दी से अपने बेटे की आंखों में देखा, वह बेटा जो एक दिन लॉर्ड ग्रास्टोक बनेगा। लड़की और उसके लड़के के पदों में अंतर के बारे में उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आया। उसके लिए मेरीम एक राजा के लिए उपयुक्त था। वह केवल ये जानना चाहती थी कि जैक उस छोटे अरब बच्चे से प्यार करता है। उसकी आंखों में नज़र ने उसके दिल में सवाल का जवाब दिया, और उसने उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें एक दर्जन बार चूमा। अब वह चिल्लाई, मुझे सचमुच एक बेटी होगी। निकटतम मिशन तक पहुंचने के लिए कई थका देने वाले मार्च थे, लेकिन वे यात्रा पर निकलने से पहले आराम करने और महान घटना की तैयारी के लिए कुछ दिन खेत पर ही रुके, और विवाह समारोह संपन्न होने के बाद वे इंग्लैंड के लिए मार्ग लेने के लिए तट पर चले गए। वे दिन मेरीम के जीवन के सबसे अद्भुत दिन थे। उसने उन चमत्कारों के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था जो सभ्यता ने उसके लिए रखे थे। विशाल महासागर और विशाल स्टीमर ने उसे विस्मय से भर दिया। अंग्रेजी रेलवे स्टेशन का शोर, हलचल और भ्रम उसे डरा देता था। अगर कोई बड़ा पेड़ पास में होता, उसने कोराक से कहा, तो मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए उसके सबसे ऊपर भाग जाना चाहिए। और मुंह बनाओगे और इंजन पर टहनियाँ फेंकोगे। वह हंसा। बेचारा बूढ़ा नुमा, लड़की ने आह भरी। हमारे बिना वह क्या करेगा? ओह, उसे चिढ़ाने वाले और भी लोग हैं, मेरे छोटे मंगनी, कोराक ने आश्वासन दिया। ग्रेस्टॉक टाउन हाउस ने मेरीम की सांसें रोक ली, लेकिन जब अजनबी लोग आसपास होते थे तो कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह इस तरह की नहीं पैदा हुई थी। उन्हें घर आए हुए एक सप्ताह ही हुआ था जब लॉर्ड ग्रास्टोक को अपने कई वर्षों के मित्र डी अर्नोट का संदेश प्राप्त हुआ। ये जनरल आर्मंड जैकोट द्वारा लाए गए परिचय पत्र के रूप में था। लॉर्ड ग्रास्टोक ने इस नाम को याद किया, क्योंकि आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास से परिचित कोई भी व्यक्ति इसे याद नहीं रखेगा, क्योंकि जैकोट वास्तव में प्रिंस डी कैड्रेनेट थे, वो प्रखर गणतंत्रवादी जिसने शिष्टाचार के नाते भी उस उपाधि का उपयोग करने से इनकार कर दिया था जो 400 वर्षों से उसके परिवार के पास थी। वो अक्सर कहा करते थे, गणतंत्र में राजकुमारों के लिए कोई स्थान नहीं है। लॉर्ड ग्रास्टोक ने बाज जैसी नाक वाले, भूरे मूंछ वाले सैनिक का अपने पुस्तकालय में स्वागत किया, और एक दर्जन शब्दों के बाद दोनों व्यक्तियों के बीच एक ऐसा पारस्परिक सम्मान विकसित हो गया जो जीवन भर कायम रहा। जनरल जैकोट ने समझाया, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, क्योंकि हमारे प्रिय एडमिरल ने मुझसे कहा है कि पूरी दुनिया में आपसे ज़्यादा मध्य अफ्रीका से परिचित कोई नहीं है। मैं आपको अपनी कहानी शुरू से बताता हूँ। कई साल पहले मेरी छोटी बेटी को चुरा लिया गया था, संभवतः अरबों द्वारा, जब मैं अल्जीरिया में विदेशी सेना के साथ सेवा कर रहा था। हमने उसे खोजने के लिए अपना सारा प्यार, पैसा और यहाँ तक कि सरकारी संसाधन भी लगा दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी तस्वीर दुनिया के हर बड़े शहर के प्रमुख अखबारों में छपी थी, फिर भी हमें कभी कोई ऐसा पुरुष या महिला नहीं मिली जिसने उसे रहस्यमय तरीके से गायब होने के दिन से देखा हो। एक हफ्ते पहले पेरिस में एक सावला अरब आदमी मेरे पास आया, जिसने खुद को अब्दुल कामक बताया। उसने कहा कि उसे मेरी बेटी मिल गई है और वो मुझे उससे मिलवा सकता है। मैं उसे तुरंत एडमिरल डी अर्नोट के पास ले गया, जिसके बारे में मुझे पता था कि वो मध्य अफ्रीका में कुछ यात्रा कर चुका था।
उस आदमी की कहानी सुनकर एडमिरल को यह विश्वास हो गया कि जिस जगह पर वह गोरी लड़की कैद में थी, जिसे अरब ने मेरी बेटी माना था, वह आपकी अफ्रीकी जागीरों से ज्यादा दूर नहीं है, और उसने सलाह दी कि मैं तुरंत आकर आपसे मिलूं ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसी कोई लड़की आपके आसपास है या नहीं। लॉर्ड ग्रास्टोक ने पूछा, अरब ने क्या सबूत दिया कि वह आपकी बेटी थी? कोई नहीं, दूसरे ने उत्तर दिया। इसलिए हमने सोचा कि अभियान आयोजित करने से पहले आपसे सलाह लेना बेहतर होगा। उस आदमी के पास उसकी केवल एक पुरानी तस्वीर थी जिसके पीछे एक अखबार की कटिंग चिपकाई गई थी जिसमें उसका वर्णन था और इनाम की पेशकश की गई थी। हमें डर था कि कहीं यह मिल जाने से उसकी लालच जाग गई होगी और उसे यह विश्वास हो गया होगा कि किसी तरह वह इनाम पा सकता है, संभवतः हमें एक गोरी लड़की देकर, इस संभावना पर कि इतने साल बीत चुके हैं कि हम एक धोखेबाज को पहचान नहीं पाएंगे। क्या आपके पास वह फोटो है? लॉर्ड ग्रास्टोक ने पूछा। जनरल ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला, उसमें से एक पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली और अंग्रेज को थमा दी। बूढ़े योद्धा की आंखों से आंसू फीके पड़ गए और वे पुनः अपनी खोई हुई बेटी के चित्रित चेहरे पर गिरने लगे। लॉर्ड ग्रास्टोक ने एक पल के लिए तस्वीर को देखा। एक अजीब भाव उसकी आंखों में उतर आया। उसने अपनी कोहनी पर घंटी को छुआ और एक पल बाद एक फुटमैन अंदर आया। उन्होंने निर्देश दिया, मेरे बेटे की पत्नी से पूछो कि क्या वो पुस्तकालय में आने की कृपा करेगी। दोनों आदमी चुपचाप बैठे रहे। जनरल जैकोट इतने पढ़े लिखे थे कि वे किसी भी तरह से यह नहीं दिखा पाए कि लॉर्ड ग्रास्टोक ने जिस तरह से उनके कॉल के विषय को खारिज किया था, उससे उन्हें कितनी निराशा हुई। जैसे ही युवती आ गई और उन्हें पेश किया गया, वे चले गए। एक क्षण बाद मेरीम अंदर आई। लॉर्ड ग्रास्टोक और जनरल जैकोट उठे और उसके सामने खड़े हो गए। अंग्रेज ने परिचयात्मक शब्द नहीं बोले। वह लड़की के चेहरे को पहली बार देखने के बाद फ्रांसीसी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना चाहता था, क्योंकि उसके पास एक सिद्धांत था, एक स्वर्गीय सिद्धांत जो उसके दिमाग में उस समय आया था जब उसकी नज़र जीन जैकोट के शिशु चेहरे पर पड़ी थी। जनरल जैकोट ने एक बार मेरीम की ओर देखा, फिर वह लॉर्ड ग्रास्टोक की ओर मुड़ा। तुम्हें ये कब से पता है? उसने थोड़ा आरोप लगाते हुए पूछा। चूंकि आपने मुझे कुछ क्षण पहले ही वह तस्वीर दिखाई थी, अंग्रेज ने उत्तर दिया। वही है, जैकोट ने दबी हुई भावना से कांपते हुए कहा, लेकिन वह मुझे नहीं पहचानती, बेशक वह नहीं पहचान सकती। फिर वह मेरीम की ओर मुड़ा। मेरी बच्ची, उसने कहा, मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन वह तेजी से खुशी से चिल्लाकर उसे रोकती हुई अपनी बाहें फैलाए उसकी ओर दौड़ी। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, वह चिल्लाए। ओह, अब मुझे याद आ गया, और बूढ़े आदमी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैक क्लेटन और उसकी मां को बुलाया गया, और जब उन्हें कहानी सुनाई गई तो वे इस बात से खुश हुए कि छोटी मेरीम को पिता और मां मिल गए। और सच में तुमने किसी अरब लड़की से शादी नहीं की, मेरीम ने कहा। क्या ये ठीक नहीं है? तुम ठीक हो, हत्यारे ने जवाब दिया। मैंने अपनी छोटी मरियम से शादी की है, और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वह अरब है या बस एक छोटी सी तारमंगनी। जनरल आर्मंड जैकोट ने कहा, वह दोनों में से कोई नहीं है, बेटा। वह अपने आप में एक राजकुमारी है।